गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो जो लास्ट लेक्चर था अपन ने कहाँ तक कंप्लीट करके छोड़ा था? तो लास्ट लेक्चर अपन पढ़े थे कि झुके हुए निर्देश तंत्र के लिए रूपांतरण समीकरण। तो अपन उनके लिए क्या करे थे, 2D में इक्वेशन निकाल लिए थे रूपांतरण समीकरण, और 3D में भी अपन कैलकुलेट कर चुके थे। अब अपन क्या करेंगे कि वो तो था रेखीय गति के लिए, अब अपन किसके लिए करेंगे, कोणीय गति के लिए भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अपन किसके लिए क्या करेंगे कि ये वो भी क्या है, झुके हुए निर्देश तंत्र ही थे वो भी, और अब जो कैलकुलेट करेंगे वो क्या करेंगे कि घूर्णीय निर्देश तंत्र के लिए रूपांतरण समीकरण, यानी जो घूम रहा हो उसमें तो क्या था कि बिल्कुल ऐसे झुके हुए थे। वो जो अपन ने पहले पढ़ा था वो निर्देश तंत्र ऐसे थे, ऐसे थीटा कोण पे झुके हुए थे। अब पढ़ेंगे ना वो भी क्या है कि सिर्फ डिट्टो वैसा जो काम अपन ने उस वाले पिछले टॉपिक पे किया था वैसा ही काम अपन इस वाले टॉपिक पे करेंगे। पर अपने को यहाँ क्या है, थोड़ा सा चेंज है। यहाँ क्या है, सिर्फ जो घूर्णन गति कर रहा है, जो अपने निर्देश तंत्र है एस डैश, वो एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष क्या कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है। तो आप सबसे पहले मेरे को बताओ, जो लीनियर मोशन यानी रेखीय गति और घूर्णीय गति के लिए जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या क्या होते हैं? तो लीनियर मोशन के लिए क्या क्या होते हैं, जो अपनी पोजीशन होती है। मैं आपको पहले एक जनरल बता देता हूँ कि जो लीनियर मोशन और ये एंगुलर मोशन यानी रेखीय गति और कोणीय गति के लिए क्या क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट क्या क्या होता है, अपन किस किस से डिनोट करते हैं। तो लीनियर पोजीशन क्या होती है, इधर तो है रेखीय लिख लो और इधर क्या लिख लो, कोणीय लिख लो। तो आपको शायद पता होगा, आपने 12th क्लास में ये चीज़ें पढ़ी भी होगी, पर मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। जो कण की स्थिति होती है, पोजीशन, स्थिति को तो अपन इसमें एक्स से डिनोट करते हैं, वेग को किससे करते हैं अपन, वेग को अपन करते हैं v से, और त्वरण को अपन किससे करते हैं इसमें, a से या f से। आपको पता है अपन जब कोणीय गति देखते हैं तो कोणीय गति में अपन किससे करते हैं, जो अपनी पोजीशन होती है, स्थिति होती है, स्थिति को अपन कोणीय गति में थीटा से डिनोट करते हैं, किससे, थीटा से। और जो अपना वेग होता है यानी कोणीय वेग, भाई ये तो क्या हो गया, ये हो गया कोणीय स्थिति यानी एंगुलर पोजीशन हो गई है। तो भाई कोणीय स्थिति हो गई है थीटा। अब अपन किसकी बात करते हैं, कोणीय वेग का। तो कोणीय वेग को अपन किससे डिनोट करते हैं, कोणीय वेग को अपन करते हैं ओमेगा से। ये तो हो गई कोणीय स्थिति, लिख लो, ये हो गई अपनी कोणीय स्थिति, और ये हो गया कोणीय वेग। ये अपना कोणीय वेग हो गया। और जो अपना त्वरण होता है, त्वरण को अपन किससे डिनोट करते हैं इसमें, अल्फा से। तो ये क्या हो गया, कोणीय त्वरण। ये अपना कोणीय त्वरण हो गया। ये रेखीय स्थिति, रेखीय वेग और रेखीय त्वरण, ये लिख लो। वैसे मैंने यहाँ ऊपर लिखवा दिया था, ये रेखीय वेग हो गया और ये रेखीय त्वरण हो गया। अब आपको मैं एक छोटा सा काम दे देता हूँ कि जो अपने न्यूटन्स के मोशन के वो हैं तीनों फॉर्मूले, वो आपको रेखीय गति में तो पता होंगे। आप क्या करोगे, कोणीय गति में, कोणीय गति में आप क्या करोगे, कैलकुलेट करके बताओगे मेरे को। कैलकुलेट क्या करना है कि आपको सिर्फ x की जगह y की जगह x u और इनकी जगह a, इनकी जगह ये ही तो पुट करना है। तो अपना फर्स्ट लो क्या था कि v बराबर u प्लस ए टी था, सेकेंड लो क्या था यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, और जो थर्ड लो क्या था वी स्क्वायर प्लस 2s। तो आप इसको क्या करोगे, कोणीय गति के लिए लिखोगे। तो ये आपका होमवर्क है, छोटा सा, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो आप ये कैलकुलेट करके देख लेना, नहीं होंगे तो मेरे को बता देना, मैं आपको ये सारी चीज़ें लिखवा दूंगा। तो अब अपन क्या करेंगे कि घूर्णीय निर्देश तंत्र के लिए रूपांतरण समीकरण, कुछ भी नहीं है, जैसा काम अपन ने पहले किया था वैसा ही काम अब करेंगे। जो अपन झुके हुए निर्देश तंत्र के लिए जो अपन रूपांतरण समीकरण देख रहे थे, तो वैसा ही काम अपन यहाँ करेंगे। डिट्टो वैसे ही डेरिवेशन है, वैसा ही डायग्राम है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं दो निर्देश तंत्र लेता हूँ, एस और एस डैश। ये एक्स अक्ष हो गया और ये
वाई एक्स हो गया। दूसरा निर्देश तंत्र मैं लेता हूँ, ये तो हो गया एस निर्देश तंत्र। ये दूसरा निर्देश तंत्र कौन सा है, एस डैश। तो इसमें ये एक्स डैश एक्सिस हो गई और ये वाई डैश एक्सिस हो गई, और इनका जो ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु है, वो क्या है, वो ओ है। अब मैं क्या करता हूँ कि बिंदु पी पे एक कण मान लेता हूँ। तो यहाँ मैंने क्या किया, बिंदु पी पे मैं एक कण मान लेता हूँ जिसके एस निर्देश तंत्र में तो कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई है, और एस डैश निर्देश तंत्र में क्या है, कोऑर्डिनेट एस वो एक्स डैश और वाई डैश हो गए। तो अब मैं क्या करता हूँ कि आपको पता है कि ये बिंदु पी पे क्या है, कण स्थित है। तो आपको एस निर्देश तंत्र में तो पता ही है कि क्या होंगे, एस निर्देश तंत्र में अपन यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो एस निर्देश तंत्र में क्या हो जाएंगे, एक्स और वाई। भाई जनरली अपन क्या देख रहे हैं, अपने को तो एक निर्देश तंत्र में तो पता है, और अपन किस में देख रहे हैं, एस डैश निर्देश तंत्र में अपने को कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि बिंदु पी से मैं यहाँ पे ये मिला देता हूँ, जिससे अपने को क्या है कि एस निर्देश तंत्र में तो अपने को इनके क्या पता चल जाएंगे, कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे, और पता है भी एस में। तो अपने को कैलकुलेट किस में पता करना है, कैलकुलेट करना क्या है अपने को, एस डैश निर्देश तंत्र में। तो एस में क्या हो गए, ये हो गया एक्स हो गया, और ये क्या हो गया, ये वाई हो गया। भाई ये x और y कैसे हुए, क्योंकि ये x अक्ष के पैरेलल है, x अक्ष के समांतर है, तो ये x अक्ष के इक्वल हो गया, और ये y अक्ष के पैरेलल है, तो ये y इक्वल के बराबर हो गया। इसको अपन क्या पॉइंट दे देते हैं, बिंदु B। अब मैं क्या करता हूँ कि जो बिंदु P है, जो अपना जहाँ पे मूल ये कण स्थित है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं यहाँ पे मैं एक लंब डाल देता हूँ, इसको मैं बिंदु दे देता हूँ C। अब आप मेरे को एक चीज़ बताओ कि मैं यहाँ से मैं एक लाइन यहाँ पे और मैं मिला देता हूँ, तो इसको मैं बिंदु डी दे देता हूँ। और अब आप मेरे को एक चीज़ बताओ कि जी एस डैश निर्देश तंत्र देखो कि जो ओ सी है, ओ सी किसके बराबर है, ओ डी के। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक्स डैश एक्सिस हो जाएगी। भाई एक्स डैश एक्सिस के पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स डैश के बराबर हो जाएगा। वैसे ही ये ओ डी और पी सी बराबर है, तो ओ डी क्या है, वाई एक्स, ये वाई डैश एक्स के पैरेलल है, तो ये भी किसके पैरेलल हो जाएगा, वाई डैश के पैरेलल हो जाएगा ये। और यहाँ बिंदु ए से मैं क्या करता हूँ, जो अपना ये जा रहा है, मैं बिंदु बी को मिला देता हूँ। ठीक है, बिंदु बी को मैं यहाँ से ये मैं यहाँ मिला देता हूँ। सॉरी, बिंदु बी से नहीं मिला रहा, जो मैंने ये लंब पी से डी पे डाला था मैंने, ये लंब मैं यहाँ से ये मिला देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, इसको अपन ई दे देते हैं, ये अपना एफ हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि अगर मैं ये लंब डाल दूँ तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, एक एंगल यहाँ बन जाएगा। तो जो अपन ने अब तक डायग्राम में लिखा है, वो सारी चीज़ अपन क्या करते हैं, लिख लेते हैं। जो डायग्राम मैंने जो बोला है वो सारी चीज़ें अपन लिख लेते हैं। तो टॉपिक का नाम भी डाल ही लो, हालांकि मैं लिखवाया नहीं था, मैंने बता दिया था। तो क्या लिखोगे कि घूर्णीय निर्देश तंत्र के लिए रूपांतरण समीकरण, घूर्णीय निर्देश तंत्र के लिए रूपांतरण समीकरण। मैं ये को एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि अपन जो काम पहले करे हैं वही काम अब कर रहे हैं। यह एस डैश निर्देश तंत्र हो गया। मैं क्या करता हूँ कि दो निर्देश तंत्र लेता हूँ, एस और एस डैश। तो वहाँ क्या है, वो तो थीटा एंगल पे झुके हुए थे। अब मैं क्या करूँगा कि ये एस निर्देश तंत्र हो गया और ये एस डैश निर्देश तंत्र हो गया। अब बिंदु पी पे अपन कण मानते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, बिंदु पी पे मैं कण मान लेता हूँ। अब जब मैंने बिंदु पी पे कण मान लिए, तो आपको पता है कि एस निर्देश तंत्र में बिंदु पी के कण क्या हो जाएंगे, एक्स और वाई। अब मेरे को एस निर्देश तंत्र में पता चल गए, तो मैं क्या करूँगा, एस डैश निर्देश तंत्र में कैलकुलेट करूँगा। तो एस डैश निर्देश तंत्र में कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ से एक लंब यहाँ डाल देता हूँ और एक लंब यहाँ डाल देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो PC है वो तो OD के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये वाई डैश एक्स के पैरेलल है। तो ये वाई डैश हो जाएगा, और जो PD है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, OC के, क्योंकि ये एक्स डैश एक्स के, ये एस डैश एक्सिस है उसके पैरेलल है। अपन ने यही काम पहले किया था, डिट्टो काम है, ऐसा कुछ है नहीं कि इसमें जो समझ में आने वाला हो नहीं। जो सेम पार्ट है, जो पहले वाली डेरिवेशन की थी वही डेरिवेशन अपन अब कर रहे हैं। तो अब जो ये अपन ने डायग्राम बनाया है, तो अपन लिख लेंगे जैसा जैसा बनाया है। तो अपन क्या लिखेंगे कि माना एक स्थिर निर्देश तंत्र S है। भाई S तो स्थिर है, और जो S डैश निर्देश तंत्र है वो क्या है, घूर्णन गति कर रहा है S के सापेक्ष। तो अपन क्या करेंगे कि माना एक स्थिर निर्देश तंत्र
एस है। तो अपना एस निर्देश तंत्र पता चल गया, जिसका मूल बिंदु क्या है, ओ है। जिसका मूल बिंदु ओ है। अब अपने को क्या है, इसका ओरिजिन पता चल गया। अब एस निर्देश तंत्र मान लिया। अब क्या करेंगे अपन, एक एस डैश निर्देश तंत्र और मानते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे कि यह निर्देश तंत्र स्थिर अवस्था में स्थित है। भाई एस तो स्थिर अवस्था में स्थित है, और जो एस डैश है वो एस के सापेक्ष गति कर रहा है। तो अपन क्या करेंगे कि अपन एस की बात कर रहे हैं अभी, तो यह स्थिर अवस्था में स्थिर अवस्था में स्थित है। अब ये तो स्थिर अवस्था में स्थित हो गया। अब अपन किसकी कल्पना करते हैं कि अपन एक एस डैश निर्देश तंत्र की और कल्पना करते हैं। जो एस डैश निर्देश तंत्र है वो एस के सापेक्ष क्या कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है। तो अपन क्या लिखेंगे कि एक निर्देश तंत्र एस डैश है, माना एक निर्देश तंत्र एस डैश है जो कि एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष, एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष क्या कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है। अच्छा, अब मेरे को एक चीज बताओ कि बिंदु P है तो उसके एस निर्देश तंत्र में क्या है, एस निर्देश तंत्र में तो बिंदु P के कण क्या है, एक्स और वाई है, और एस डैश में क्या है, एस डैश और वाई डैश। तो अपन लिख देंगे यहाँ पे कि एस निर्देश तंत्र में कण के निर्देशांक में कण के निर्देशांक एस में तो क्या है, एक्स और वाई है, तथा एस डैश में एक्स डैश और वाई डैश है। और जो ये एस डैश निर्देश तंत्र है वो एस के सापेक्ष क्या कर रहा है, कोणीय गति से, ओमेगा कोणीय वेग से गति कर रहा है। अच्छा, तो यहाँ क्या लिखेंगे कि एस निर्देश तंत्र, सॉरी चलो मैं यहाँ नीचे है, आप यहाँ तक लिखो, फिर मैं आपको लिखवाता हूँ, और यहाँ तक तो लिखो आप भाई। जैसे जैसे अपन ने डायग्राम में बताया वैसे वैसे लिख रहे हैं, और कुछ है नहीं इसमें एक्स्ट्रा। इनिशियली देखते हैं ना अपन स्टार्टिंग में, तो दोनों निर्देश तंत्र क्या है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है, संपाती है। ये जो ओमेगा कोणीय वेग से गति करेगा ना, ये एस डैश निर्देश तंत्र, वो क्या करेगा, टी समय पश्चात के बाद की बात करेंगे। अब ये तो क्या है, अपन जो सिंपली डायग्राम की बात थी वो लिखे हैं। वो डायग्राम क्या है, मैंने ये ऐसा डायग्राम डिट्टो मैंने पहले भी समझाया था। आपके यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी कि उसमें तो अपन यहाँ से लिए थे, तो कोई बात नहीं भाई, अपन चाहे यहाँ पे ले चाहे यहाँ पे ले, अपन एक ही बात है, कहीं से भी चाहे आप यहाँ से लंब डाल लो चाहे यहाँ से लंब डाल लो, तो यहाँ कोई आपको प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि डिट्टो काम कर रहे हैं। तो मैं ये थोड़ी सी चीज़ ऊपर की हटा देता हूँ, तो आप लिख लेना। तो अब क्या लिखेंगे अपन कि प्रारंभिक अवस्था यानी t = 0 पे क्या है कि दोनों निर्देश तंत्र संपाती है। क्या लिखेंगे कि प्रारंभिक अवस्था यानी t = 0 टाइम पे प्रारंभिक अवस्था में दोनों
निर्देश तंत्र संपाती है। ये तो अपने इनिशियली बात हो गई। अब अपन टी समय पश्चात देखते हैं तो क्या करेंगे कि जो टी समय पश्चात की बात करते हैं तो जो एस डैश निर्देश तंत्र है वो क्या करता है कि एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष ओमेगा नियत कोणीय वेग से, यानी ओमेगा एक कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब अपन यहाँ घूर्णन के लिए देख रहे हैं तो वहाँ क्या हो जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। अपन वैसे जनरली लीनियर मोशन की बात करते हैं, रेखीय गति के लिए बात करते हैं तो वहाँ वेग क्या होता है, अपना वी होता है। और जो अपन यहाँ पे घूर्णन गति के लिए बात करते हैं तो घूर्णन गति के लिए अपने क्या होता है, वेग किससे अपन डिनोट करते हैं, ओमेगा से कर देते हैं। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा कि प्रारंभिक अवस्था टी में दोनों निर्देश तंत्र संपाती है तथा टी समय पश्चात एस डैश निर्देश तंत्र एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष क्या करता है, ओमेगा कोणीय वेग से गति करता है। एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष ओमेगा कोणीय वेग से क्या करता है, गति करता है। अब आपको पता होगा कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होती है। तो वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे, वो अपने इक्वेशन क्या आ जाएगी, फर्स्ट आ जाएगी। उसके बाद अपन वही काम करेंगे कि ट्राइंगल ओ एफ है में देखेंगे और ट्राइंगल ए पी और ई में देख लेंगे। तो ये काम अपन ने पहले भी किया था। तो यहाँ क्या करेंगे अपन कि समय बराबर दूरी बटा चाल हो गया, तो समय क्या है अपना टी हो गया। अब डिस्टेंस अपन किससे देखते हैं, यानी डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे स्थिति हो गई कि ये कण की यहाँ से यहाँ तक की स्थिति क्या है। तो अपन इसमें वहाँ तो अपन किससे देखते थे, रेखीय गति में किससे देखते थे, एक्स से डिनोट करते थे। यहाँ पे अपन किससे करेंगे, थीटा से डिनोट कर देंगे इसको। तो मैंने लिखवाया था वहाँ पे, सबसे पहले मैं इसी वजह से लिखवाया था वो कि रेखीय गति और कोणीय गति में स्थिति को किससे डिनोट करते हैं, वेग को किससे डिनोट करते हैं, और एक्सीलरेशन जो अपना त्वरण है उनको किससे डिनोट करते हैं। वो मैंने इसी वजह से बताया था, वरना आप अभी मैं सीधा बता देता तो यहाँ पे कन्फ्यूज होते आप। तो यहाँ क्या करेंगे अपन, ये थीटा हो गया। और जो इसकी चाल है, अपन चाल को किससे डिनोट कर रहे हैं कि कोणीय वेग, यानी वेग क्या है इसका, ओमेगा। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, ओमेगा टी। ये थीटा बराबर ओमेगा टी आ गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, यहां तक लिखो आप। अब अपन क्या करेंगे, अपन ये देखेंगे कि x किस किस के बराबर है। तो यहाँ क्या है, ओ ए बराबर बी पी हो गया, ये x के बराबर हो गया। और ये पी बी, ये पी ए बराबर बी हो गया, ये y के बराबर हो गया एस निर्देश तंत्र में। फिर एस डैश निर्देश तंत्र में देख लेंगे। उसके बाद फिर ये त्रिभुज के लिए साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यूज अपन कैलकुलेट कर लेंगे। डिट्टो काम था, ऐसा काम अपन ने पहले भी किया था। अब ये क्या है कि मैं डायग्राम ये बार बार नहीं समझाऊंगा, क्यों, ये डायग्राम क्या है कि मैंने पहले भी बता चुका मैं। हालांकि ये काम तो ऐसा था कि आपको ये होमवर्क के लिए देना चाहिए था, क्यों, डिट्टो सेम डिट्टो काम था। बस यहाँ पे यही तो चेंज हो रहे हैं, यहाँ एक्स आ जाता है और क्या है, और यहाँ पे वो सॉरी यहाँ एक्स आ जाता है और यहाँ पे वी आ जाता है, और क्या है। बाकी एक ये कोणीय गति के लिए तो देख रहे हैं, ये बस ये जो कोऑर्डिनेट है यही तो चेंज हो रहे हैं। वहाँ पे एक्स की जगह थीटा आ रहा है और v की जगह ओमेगा आ रहा है। बाकी और तो सारा काम डिट्टो ही है। तो आपको तो ये चीज़ घर से करके लानी चाहिए थी, ये तो होमवर्क होना चाहिए था। पर फिर मैं क्या है करवा रहा हूँ ये चीज़, इस वजह से मैं इसमें क्या ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं सीधे से करवाऊँगा। तो ये सारी चीज़ मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दी है। तो लिख लिया होगा आपने यहाँ तक। अब अपन आगे चलते हैं फिर। ये तो हो गई अपने डायग्राम की बात कि अपन ने क्या क्या किया है, वो अपन ने सारा लिख लिया।
अब अपन करते हैं कि एस निर्देश तंत्र में कण के निर्देशांक क्या क्या हो जाएंगे और एस डैश में क्या क्या हो जाएंगे और वो किस किस के बराबर होंगे। ये तो अपन ये देखे हैं ना, ये तो जनरल बात है, ये तो जनरल ही देख रहे हैं सामान्य रूप से। अब अपन क्या चेक करेंगे कि ये किस किस के बराबर है। तो ओ ए बराबर क्या है, बी पी है, क्योंकि ये एक्स एक्स के पैरेलल है दोनों। तो यहाँ क्या लिख देंगे, ओ ए बराबर पी बी, ये किसके बराबर है, एक्स के। इसी प्रकार वाई किसके बराबर हो जाएगा, ए पी बराबर ओ बी। तो यहाँ क्या लिख देंगे कि ओ बी बराबर पी ए की बात है, चाहे ए पी लिखो चाहे पी ए लिखो, बात वही है। ये अपने इक्वेशन क्या हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। और ये किसके लिए है, एस निर्देश तंत्र के लिए। यहाँ लिखो एस निर्देश तंत्र के लिए, ये तो अपने एस निर्देश तंत्र के लिए हो गया। अब अपन किसके लिए देखेंगे, एस डैश निर्देश तंत्र के लिए। तो एस डैश निर्देश तंत्र के लिए, तो एस डैश निर्देश तंत्र के लिए क्या हो जाएगा कि पहले x की बात करते हैं। तो OC, भाई x डैश निर्देश तंत्र यही है, तो ये क्या हो जाएगा, OC बराबर PE या PD। अपन पूरी की बात कर रहे हैं PD, तो ये क्या हो जाएगा, PD बराबर OC। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि OC बराबर PD, ये किसके बराबर हो जाएगा, x डैश के। इसी प्रकार yx किसके बराबर हो जाएगा, y डैश, ये PC बराबर OD के। तो अपन यहाँ क्या लिख देंगे, OD बराबर PC, ये किसके बराबर हो गया, y डैश के। ये अपना इक्वेशन हो गया 3। यहाँ तक लिखो। अब थीटा बराबर, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, थीटा बराबर क्या है अपने, ओमेगा टी। ये इक्वेशन अपने क्या थी, फर्स्ट थी। तो यहाँ तक लिखो एक बार, फिर मैं आगे चलो करवा ही देते हैं, फिर आइए आप एक साथ लिख लेना। तो मैं अब क्या करता हूँ, ये अपने इक्वेशन 2 और 3 आ गए, किसके बेस पे, डायग्राम से। अपन डायग्राम से देख रहे थे, ये ओ ए बराबर बी पी एक्स हो गया, और ये पी ए बराबर बी ओ, ये किसके बराबर हो गया, वाई के। इसी प्रकार एच डैश निर्देश तंत्र में क्या देखेंगे, जो ओ सी बराबर किसके हो गया, पी डी के, एक्स डैश, और वाई डैश क्या हो गया, पी सी बराबर ओ डी, ये किसके हो गया, वाई डैश के बराबर हो गया। अब अपन किसकी बात करते हैं कि अब ट्राइंगल ओ ए एफ में देखते हैं अपन। तो अपन क्या देखेंगे कि त्रिभुज ओ ए एफ में, तो आपको पता होगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। आपने ये पढ़ा होगा लाल बटा कक्का, वैसे नहीं भी पढ़ा होगा तो मैंने बता दिया था अभी, जो इसके सिमिलर टॉपिक था वो मैंने उसमें बता दिया था पहले। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, कोस आधार बटा कर्ण हो गया, टेन ये हो गया, इसके बाद टेन कोट सेक और कोसेक के लिए सारे क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। तो अपन साइन के लिए क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर, अब लंब क्या है इसमें, लंब आपको पता है कि मैं यहाँ से डाल रहा हूँ, तो ये तो इसका क्या हो गया, आधार हो गया। तो ए एफ बराबर ओ ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए एफ बराबर ओ ए हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें बता चुका, मैं इन चीज़ों में क्या है टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्यों ये चीज़ें मैंने बिल्कुल वहाँ पे काफ़ी टाइम लगा के मैंने सारी चीज़ बता दी थी, तो इस वजह से मैं यहाँ क्या टाइम नहीं लगाऊंगा। सिमिलर टॉपिक है, डिट्टो है, पूरा वो का वही काम है, तो इस वजह से मैं यहाँ क्या सीधे सीधे बता रहा हूँ। आप ये सोच रहे होंगे कि इतने फटाफट क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर टॉपिक है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे है ना, ये जो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो v को तो मैं किससे लिख रहा हूँ, ओमेगा से लिख रहा हूँ, और x को थीटा से लिख रहा हूँ, भाई कोणीय गति के लिए देख रहे हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है इसमें। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि एफ अपॉन, भाई लंब क्या है यहाँ पे एफ हो गया, और लंब के सामने वाली भुजा कौन सी, ये वो क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है। तो अपन वो सॉरी एंगल के सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, कर्ण हो जाता है। तो ये क्या हो गया, ओ ए हो गया। तो ए एफ बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए वैल्यू क्या है, एक्स है, तो एक्स और साइन और थीटा की वैल्यू अपन यहाँ से रख देंगे, तो साइन ओमेगा टी आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 दे दो। इसी प्रकार अपन किसके लिए देखते हैं, कोस के लिए देखेंगे। अपन क्या करेंगे कि अब किसके लिए देखेंगे, कोस थीटा के लिए। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। भाई लाल बटा कक्का से देखोगे तो कोस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो अब इसमें आधार देखो, भाई ये इसका लंब हो गया, ये इसका कर्ण हो गया, तो आधार क्या हो जाएगा, ओ एफ हो जाएगा। तो आधार क्या हो गया इसका, ओ एफ अपॉन कर्ण क्या हो गया, ओ ए। तो ओ एफ बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए क्या है, एक्स है अपना, तो एक्स कोस ओमेगा टी। ये इसका क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 5 हो गया। अब यहाँ तक लिखो आप। इसके बाद अपन किस में देखेंगे, त्रिभुज पी ए ई में।
जैसा काम अपन ने पहले किया था। लिखो यहाँ तक फटाफट, आज ये टॉपिक कंप्लीट ही कर देते हैं। इस चीज़ को मत लिख लेना आप कहीं, इसको भी लिख लो आप। तो यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। अब अपन आगे चलते हैं। मेरे को क्या है, अभी डायग्राम की थोड़ी सी रिक्वायरमेंट रहेगी, और इक्वेशन 4, 5 ये भी मेरे को चाहिए। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ एफ बराबर क्या आ जाएगा, ये एक्स साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन अपने 4 आ गई थी, ये 5 था। तो मैं यहाँ तक साफ कर देता हूँ, ये 4, 5 आ गई। और अब एक अपने को इक्वेशन अपन एक और निकालेंगे। वो किससे निकालेंगे, अब जो दूसरा अपन, मैं जो दूसरे त्रिभुज की बात कर रहा था, अपन उस त्रिभुज से दूसरी इक्वेशन निकाल लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, अब किस में देखेंगे अपन, त्रिभुज ए पी और ई में। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि त्रिभुज ए पी ई में, तो ए पी ई में अब अपन क्या देखते हैं कि अब अपने को जो पिछले पार्ट में अपन करे थे, वहाँ अपन क्या करे थे, साइन थीटा और कोस थीटा के लिए निकाले थे। पर अपने को पता था कि जहाँ वहाँ क्या था कि अपने सिर्फ एक कोऑर्डिनेट काम नहीं आ रहा था, तो अपन वो एक्स्ट्रा काम यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि अपन ने पहले में करके देख चुके थे कि अपने कोस थीटा वाली टर्म थी, वो काम नहीं आ रही थी वहाँ पे। अपन यहाँ सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ अपने के एक टर्म काम आ रही है, तो अपन एक टर्म ही काम में लेंगे ना, आगे फालतू का काम क्यों करेंगे। क्यों, अपन उसमें वहाँ करके देख लिए कि भाई अपने वहाँ, भाई अपन तो जनरली वहाँ देख रहे थे कि भाई दोनों आ सकती है, बाकी अपने वो काम आई नहीं थी कोस थीटा वाली टर्म। तो अपन यहाँ सिर्फ साइन थीटा वाली टर्म ही देखेंगे इस वाले त्रिभुज में, ए पी और ई में। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब क्या हो गया यहाँ पे, ये लंब हो गया पी, और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया इसका। तो क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर पी ई अपॉन ए पी। तो पी ई की वैल्यू क्या आ गई अपने, वाई साइन ओमेगा टी। क्यों, ये ए पी क्या है, वाई है, और थीटा बराबर क्या है, ओमेगा टी। इसको आप इक्वेशन नंबर 6 दे दो। अब अपन क्या करते हैं कि जो काम अपन ने पहले किया था, अब क्या करेंगे कि ये जो पी डी है एक्स डैश के बराबर, ये पी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी ई प्लस ई डी लिख सकता हूँ मैं, आपको पता है। तो मैं क्या करूँगा कि फ्रॉम डायग्राम यानी चित्र से। तो चित्र से मेरे को क्या दिख रहा है कि जो पी डी है वो किसके बराबर है, अगर मान लो कि ये एक लाइन है, यानी पी ई और डी, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया, पी डी हो गया पूरी लाइन। अगर मैं पी डी को ऐसे लिखूँ कि पी ई प्लस ई डी, भाई मैं टुकड़ों में करके भी तो लिख सकता हूँ पूरी चीज़ को, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको।
तो अपन यहाँ क्या कर देंगे कि पी डी बराबर पी ई प्लस ई डी। तो और आप मेरे को एक चीज़ बताओ कि जो अपना इक्वेशन 2 थी वहाँ पे आपको पी डी बराबर क्या दिख रहा था कि फ्रॉम इक्वेशन 2 समीकरण 2 से पी डी बराबर क्या था अपने एक्स डैश था। आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। मेरे को तो डायग्राम से ही पता चल रहा है कि जो पी डी है वो क्या है, एक्स डैश है। तो यहाँ क्या कर देंगे, एक्स डैश बराबर पी ई प्लस ई डी। अब मेरे को एक चीज़ बताओ कि ये पूरी चीज़ अपन जो इक्वेशन 2 थी वहाँ पे क्या था कि पी डी बराबर किसके बराबर था, ओ सी के। भाई ये पूरी लाइन इस पूरी लाइन के बराबर थी तो आधी लाइन के बराबर हो जाएगी ना। भाई मान लो कि ये दो लाइन पूरी बराबर है, अगर मैं इसका टुकड़ा कर देता हूँ दोनों का, जितने बराबर लाइन है, अगर मैं दोनों लाइनों को बराबर भागों में बांट देता हूँ तो ये दोनों बराबर आधी बराबर हो जाएगी। भाई पूरी लाइन बराबर है तो आधी लाइन भी बराबर हो जाएगी। तो यहाँ क्या कर देंगे, जो ई डी बराबर किसके बराबर हो जाएगा, ओ एफ के। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि चूंकि ई डी ऑलमोस्ट इक्वल है किसके, ओ एफ के। भाई ये ई डी है वो ओ एफ के लगभग बराबर है। तो यहाँ क्या कर देंगे कि एक्स डैश बराबर पी ई प्लस ओ एफ। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, जो अब अपने इक्वेशन 4, 5 और 6 से जो अपने को यहाँ जिसकी वैल्यू रखनी है पी ई और ओ एफ की, तो ओ एफ क्या है, पी ई तो इक्वेशन 6 है और ओ एफ इक्वेशन 5 है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा कि समीकरण 5 व 6 से मान रखने पर, समीकरण 5 व 6 से मान रखने पर, तो समीकरण 5 और 6 से मैं इसकी एक्स डैश की वैल्यू आ जाएगी, मैं रखूंगा तब। तो यहाँ पी ई की वैल्यू तो क्या है, वाई साइन ओमेगा टी, और ओ एफ की वैल्यू क्या है, एक्स कोस ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ तक कर लिया आपने। तो ये अपने इक्वेशन दे दो, इसको 7 दे दो। ये इक्वेशन अपने 7 आ गई। अब जैसे अपन इसके लिए देखें वैसे अपन इसके लिए देख लेंगे, ई एफ के लिए। यहां तक छापो आप। और जो इक्वेशन 7 है ये क्या है कि मैंने पहले y के कोऑर्डिनेट लिख दिए और प्लस हो रहा है, तो प्लस चाहे आप पहले इस वाला भाग का कर लो चाहे इस वाले भाग का कर लो, कैसे भी कर लो। तो आप इसको चाहे ऐसे भी लिख सकते हो कि पहले x कोस ओमेगा टी लिख सकते हो और फिर y साइन ओमेगा टी भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो। यानी पहले y के रूप में लिख लिए फिर x के लिख लिए, तो कैसे भी लिख सकते हो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे आप इसको अगर इक्वेशन 7 नंबर नहीं देना चाहो तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं इक्वेशन 7 यहाँ लिख रहा हूँ, तो यहाँ अपन इसको क्या लिख देंगे कि मैं इस चीज़ को पहले लिख देता हूँ। भाई ऐड ही तो कर रहे हैं, तो ऐड में चाहे अपन पहले कर लो चाहे बाद में कर लो, बात वही है। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा कि एक्स कोस ओमेगा टी प्लस वाई साइन ओमेगा टी, एक ही बात है, कैसे भी लिख लो। इसको 7 दे लो, उसको रहने दो, इसको इक्वेशन नंबर 7 कर दो। ये चीज़ मैं जल्दी इसलिए करा रहा हूँ कि ये क्या है, टॉपिक मैंने पहले करवा दिया, मैं पूरा डिट्टो सेम टॉपिक है। और क्या है, आज मेरे को ये टॉपिक पूरा कंप्लीट करना भी है। और कंप्लीट इसलिए करना है क्योंकि मैंने ये टॉपिक पहले करवा चुका मैं। अगर ये टॉपिक मैं करवाता नहीं ना तो इस टॉपिक को मैं आराम से 2 दिन में करवा देता। पर ये क्या है, डिट्टो काम मैं पहले करवा चुका, तो मैं क्या है बार एक सेम सी चीज़ मैं एक बार ही बताऊँगा। अब आपको पता है कि जो सारा काम अपन पहले कर चुके हैं उसको बार रिपीट करने से क्या मतलब है। डिट्टो काम अपन कर चुके हैं, और अगर अपन एक जैसे काम को करते रहेंगे तो फिर वो तो अपनी बेवकूफ़ी है। वो अलग बात है कि आपके समझ में नहीं आ रहा, तो समझ में नहीं आया तो आप मेरे को बता दीजिएगा, मैं सारी चीज़ फिर से रिपीट कर दूंगा। एक समझ में नहीं आना अलग बात होती है, एक ही चीज़ को बार बताना कि आपके समझ में भी आ रहा हो और फिर भी मैं उस चीज़ को बार रिपीट कर रहा हूँ, तो वो तो फालतू क्या है, टाइम वेस्ट करना है।
तो अपने यहाँ तक आई गई, इक्वेशन 7 आई गई अपने। अब अपन क्या करेंगे कि फिर से डायग्राम में देखेंगे कि पहले अपन इसके लिए देख लिया, अब अपन क्या देखेंगे, ई एफ है कि जैसे मान लो एक ये पूरी लाइन है, ई एफ है मान लो, बीच में एक कोई भी एफ, ई एफ ये यहाँ से यहाँ तक है और ये क्या है, ए है। अगर ये ई एफ है, मेरे को ये ई एफ निकालना है, तो अगर मैं पूरे में से ये वाला पार्ट घटा दूँ तो अपने ई एफ आ जाएगा। तो वही बात यहाँ कर रहे हैं कि अपने को क्या करना है, ई एफ निकालना है। तो ई एफ बराबर क्या कर देंगे कि ए ई माइनस ए एफ। अगर मेरे को ये इतनी सी चीज़ निकालनी है तो मैं पूरे में से अगर ये पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दूँ, घटा दूँ, तो अपने ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा कि फ्रॉम डायग्राम तो अपन क्या करेंगे, ई एफ बराबर ए ई माइनस ए एफ हो जाएगा। ठीक है। अब आपको पता होगा कि जो ये ई एफ है ये किसके बराबर है, ई एफ किसके बराबर है, ओडी के बराबर है, क्योंकि ये वाई डैश के पैरेलल है। जैसे ये और ये किसके पैरेलल है, वाई डैश के पैरेलल है। तो ई एफ बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि ई एफ ऑलमोस्ट इक्वल टू किसके बराबर है, ओडी के, और ये किसके बराबर है, वाई डैश के। तो अपन यहाँ क्या लिख देंगे, वाई डैश बराबर ए ई माइनस ए एफ। और अब आपको पता है कि ए ई की वैल्यू क्या है, ए एफ की वैल्यू क्या है, और इन सब की वैल्यू आपको पता ही है। तो अपन क्या करेंगे कि समीकरण जो अपने आए थे वहाँ से अपन इनकी वैल्यू रख देंगे। तो क्या आ जाएगी, यहाँ अपन क्या कर देंगे कि वाई डैश बराबर वाई कोस ओमेगा टी और माइनस ए एफ की वैल्यू क्या है अपने, एक्स साइन ओमेगा टी। ये अपने वैल्यू आ गई इनकी। इसको आप इक्वेशन नंबर 8 दे दो। ये अपने वाई डैश की वैल्यू आ गई। और अपने को क्या नहीं करना था कि अपने को एस निर्देश तंत्र में तो अपने को पता था, और अपने को एस डैश निर्देश तंत्र में निकालना था घूर्णन गति के लिए। तो अपन ये जो इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8 है वो क्या है, ये एस डैश निर्देश तंत्र के लिए रूपांतरण समीकरण हो गए। तो अपन क्या लिखेंगे कि समीकरण 7 व 8 घूर्णन निर्देश तंत्र के लिए रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। तो यहाँ लिख दो कि समीकरण 7 व 8 घूर्णीय गति के लिए निर्देशांक रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। यहाँ तक छापो, डिट्टो काम था। कोई एक्स्ट्रा टर्म अपन ने ना तो ऐड करी है ना और कुछ करें। जो काम था बस अपने चेंज क्या किया है, जो अपनी पोजीशन थी उसको अपन ने थीटा लिख लिया है, और जो अपने वेलोसिटी थी यानी वेग था उसको अपन ने क्या लिया है, ओमेगा से डिनोट कर लिया है। और कुछ भी काम किया नहीं यहाँ पे। ये काम तो होमवर्क ही देता, मैं गलती कर दी मैंने ये काम करवा के। थोड़ा सा समझा देता कि आपको सिर्फ थीटा को तो लिखना है, वो सॉरी एक्स को तो थीटा लिखना है और वी को ओमेगा लिखना है, और घर से करके लाते फिर। तो घर से क्या करोगे आप, पुराने वीडियो ही नहीं देखते। कोई बात नहीं, मत देखो, अच्छी बात है। आपकी मर्जी हो तो देखो, अच्छा लगता है तो देखो, तो नहीं लगता है तो मत देखो। आपको कोई रोकने वाला नहीं है। जो हमारा काम है हम तो कर ही रहे हैं। क्लास में बैठे रहता ना यहाँ पे और फिर करके बताते ये, और जो नहीं करता उसको मैं बैठने नहीं देता फिर नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ तक कर लिया होगा। अब अपन जो समीकरण 7 और 8 है अपन इनको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा कि समीकरण 7 व 8 को निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं। जैसे अपन वहाँ 3D में लिखे थे ना, एक्स कोस एक्सो एक्स, एक्स कोस एक्स ओ वाई, वैसे ही अपन यहाँ पे अभी 2D में है तो अपन 2D के लिए लिख देंगे। तो अपन क्या लिखेंगे कि समीकरण 7 व 8 को निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं। निम्न प्रकार से लिख, अब कैसे लिख सकते हैं कि जो इक्वेशन 7 है उसको तो मैं क्या लिखता हूँ एक्स डैश। तो मैं इसको क्या करूँगा कि एक्स कोस एक्स डैश ओ एक्स, भाई कोस की फॉर्म में लिख लेता हूँ मैं सबको, जिससे अगर अपन मैट्रिक्स बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, कोसाइन मैट्रिक्स हो जाएगी। तो यहाँ क्या लिखूँगा मैं कि एक्स कोस
इसको स्मॉल लिख लो, एक्स कोस एक्स डैश ओ एक्स और वाई कोस एक्स डैश ओ वाई, इक्वेशन 7 को। इसी प्रकार 8 को लिख दूंगा मैं, तो ये तो क्या हो गई, इक्वेशन 9 हो गई, और ये क्या हो गई, इक्वेशन 10 क्या हो जाएगी, यानी एक्स कोस वाई डैश ओ एक्स हो जाएगी और वाई कोस वाई डैश ओ वाई, ये अपनी इक्वेशन 10 हो गई। यहाँ ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, आगे इसमें अपन और कुछ भी कैलकुलेट नहीं करेंगे। ये इक्वेशन 9 और 10 आ गई और आगे अपन क्या कुछ भी कैलकुलेट नहीं करेंगे। ये टॉपिक सिर्फ अपना इतना ही है, ठीक है। आगे अगर फिर भी बाय द वे अगर कुछ कैलकुलेट करा है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि अपने को कोऑर्डिनेट के पता चल गए, उनके पोजीशन पता चल गई कि पोजीशन के कोऑर्डिनेट क्या क्या है। और आपको पता है कि किसी भी चीज़ की अगर पोजीशन पता चल जाए तो फर्दर अपन जो जो अपने को रिक्वायरमेंट रहती है वो सारी चीज़ें अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आज का लेक्चर अपना यहीं कंप्लीट होता है, और कल से अपन क्या पढ़ेंगे कि गैलीलियो के लिए रूपांतरण समीकरण पढ़ेंगे। अब अपना एक नेक्स्ट ये मान लो कि वो थोड़ा सा अलग टाइप है इनसे, बाकी काम थोड़ा सा आपके लगभग सेम ऐसा हो जाएगा, कुछ पार्ट अलग हो जाएगा, वो अपन यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। राधे राधे।